हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे से चैनल नईमुद्दीन शेख ऑफिशियल पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में। इससे पहले हम ये जानते हैं कि रियलिटी में हमारी जो पॉपुलेशन टोटल है वो कितनी और कहाँ निवास करती है। हमारे देश में अगर हम बात करें 100% अगर पॉपुलेशन है तो उसमें से कम 69% के अराउंड जो पॉपुलेशन है वो गाँव में निवास करती है और 31% जो पॉपुलेशन है वो शहरी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा देश एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि गाँव का देश कहलाता है। ठीक है, यदि देश गाँव का देश कहलाएगा तो जाहिर सी बात है गाँव की जो आवाज़ है उसको मुखर या फिर मूर्त रूप प्रोवाइड करवाने के लिए हमें किसी न किसी संस्था की आवश्यकता होगी और उसी संस्था का मूर्त रूप प्रोवाइड करवाने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लेकर आया जाता है। ये तो रही एक नॉर्मल बात कि हम आखिरकार क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन में इसको लिखेंगे तो वो हम कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं कि भारत गाँव का देश है, इसकी अधिकांश जो जनसंख्या है गाँव में निवास करती है। यही बात गांधी जी ने कही और गांधी जी के शब्दों में अगर हम कहें तो भारत की जो आत्मा है वो गाँव में निवास करती है और यदि गाँव नष्ट हो जाएंगे तो भारत ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी अगर गांधी के हम सपने को बात करें कि गांधी जी का जो सपना है कि गांव में ही टोटल पॉपुलेशन निवास करती है और उसको हमें मूर्त रूप प्रोवाइड करवाना है, तो उस कंडीशन में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान जो समस्याएं हैं उनका भी हम निराकरण कर पाएंगे अगर ये संस्था हम लेकर आते हैं तो। ठीक है, ये तो रही गांधी जी के सपने की बात और इसी ही कथन से हम यहाँ पे इसकी परिभाषा जो है उसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे या फिर परिभाषा हम इसकी लिख पाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो इसका जो उद्भव है, वैसे तो इसका उद्भव वैदिक काल के अंतर्गत ग्राम सभा के रूप में हम उसको देखते हैं, लेकिन मध्यकाल तक आते आते यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आई। ठीक है, मुग़ल काल आया, फिर उसके बाद में अंत में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत इस्टेब्लिश्ड हुई। तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पे पूरी की पूरी जो पंचायत राज व्यवस्था है चरमरा गई या फिर थोड़े बहुत जो साक्ष्य बचे हुए थे वैदिक काल से लेके आधुनिक काल तक आते आते पूरे के पूरे नेस्तनाबूद हो गए। अब हुआ क्या, जब हमारा संविधान बना, संविधान में गांधी जी के जो भाव हैं या फिर उनके मत हैं उनको मूर्त रूप प्रोवाइड नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे परिस्थितियाँ कुछ और होंगी, इस कारण से वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। संयोगवश हुआ क्या कि आर्टिकल 40 यहाँ पे संविधान में चलते चलते डाल दिया। अब इस आर्टिकल 40 में क्या था कि ग्राम पंचायत का हमें गठन करना है और हमें गाँवों का विकास करना है। ठीक है, उसी स्वप्न को मूर्त रूप प्रोवाइड करवाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो उठाया हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने 2 अक्टूबर 1952 में सबसे पहला स्टेप उठाया और सबसे पहले उन्होंने ग्राम पंचायत की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2 अक्टूबर को कहाँ पे की, नागौर में, राजस्थान में कर दी। लेकिन ये अपने आप में असफल हो गई, जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब जब असफल हो गई तो असफल क्यों हुई? ठीक है, उसी के पीछे तर्क वितर्क और इसके पीछे साक्ष्य ढूंढने के लिए कि इसकी परेशानी क्या थी कि आखिरकार इसको ये सफल क्यों नहीं हो पाई, इस कारण को समझने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। 1956 में इसको गठन किया गया और इसने रिपोर्ट सौंपी अपनी 1957 में। चलिए ठीक है, अब इसने रिपोर्ट सौंप दी और इन्होंने बोला कि यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, इनकी बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान ली गई। फिर उसके बाद में दूसरी समिति का गठन होता है। दूसरी समिति का क्या नाम था? दूसरी समिति थी यहाँ पे अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो थी वो 1977 इस्टेब्लिश हुई और इसने भी अपने 1978 में रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन इन्होंने एक अलग बात बोली, इन्होंने बोला कि केवल और केवल त्रिस्तरीय नहीं, केवल और केवल द्विस्तरीय होना चाहिए, जिसमें कौन कौन से होंगे, एक तो जिला शामिल होगा और एक मध्य स्तरीय पे विकास खंड जो होता है, तहसील जो होती है, वहाँ पर केवल सरकार होगी। ग्राम पंचायत लेवल पर या फिर ग्राम स्तर पर कोई भी सरकार नहीं होगी। मुझे लगता है ये गलत भी है क्योंकि हमारा जो मुख्य फोकस था गाँव में है और गाँव के लोग यहाँ पर जुड़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसको लागू नहीं किया गया। इसी प्रकार से इसी कड़ी में 1986 में
तीसरी समिति बनाई गई जिसका नाम था एल.एम. सिंघवी। ठीक है, अब एल.एम. सिंघवी समिति ने सिफारिश की, और ये पहली समिति थी जिसने सिफारिश की कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको मूर्त रूप प्रोवाइड करवा दो और इसको संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड करवाना चाहिए। ठीक है, और ये लगता है बिल्कुल सही बात भी है। जिस संस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है उसको शक्तियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं, उसकी शक्तियाँ कोई छीन नहीं सकता, कम की जा सकती हैं, समाप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, इसी को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे पहली बार किसी समिति ने ये जिक्र किया, तो इस पे जो क्या बोलते हैं उसको, तो राजनीतिक गलियारों में इससे संबंधित चर्चाएं स्टार्ट हो गई, है ना। तो इसी कड़ी में एक और समिति आई थी 1988 में, उसने भी बिल्कुल सेम बात बोली। इस समिति का नाम था पी.के. थुंगन समिति, है ना। इसने भी सेम यही बात बोल दी कि संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड करवाना चाहिए। ठीक है, जैसी अब इन समितियों में बार बार समितियाँ आ रही थी और ये लगातार मतलब कि 20 साल कम से कम बीत चुके थे, और इसी प्रकार से मतलब कि बात बार बार चली आ रही थी। तो इसी ओर सबसे पहला जो कदम बढ़ाया 64 संविधान संशोधन लेकर आया गया 1988 में, लेकिन इसको बहुमत ना मिलने के कारण यह असफल हो गया। ठीक है, और इसका जो पहला कदम है किसने उठाया था, राजीव गांधी जी ने उठाया था, है ना। लेकिन ये असफल रहा क्योंकि इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन अगर कोई बात आई है तो जाहिर सी बात है उसको सफलता कभी न कभी अवश्य मिलेगी, लेकिन केवल अपना इसके पीछे मत होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। ठीक है, बस फिर क्या था, दोबारा से सरकार बनती है और फिर उसके बाद में पी.वी. नरसिम्हा राव आते हैं। सबसे बेहतरीन मतलब कि पीएम में से एक पीएम है नरसिम्हा राव, जो अपने सुधारों के लिए जाने जाते हैं, पी.वी. नरसिम्हा राव। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में लेकर आए और अंततः इसको लागू कर दिया। और इसको लागू कब किया गया, 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू किया गया। और 24 अप्रैल को 2010 से ही हम यहाँ पे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमें लगता है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और पहला ऐसा राज्य बना, कौन सा, पहला ऐसा राज्य बना एमपी, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को मूर्त रूप प्रोवाइड करवाया। ठीक है, और ये कब बन के निकल के सामने आया, ये आया 25 जनवरी 1994 को। यहाँ से क्वेश्चंस बार बार बनते रहते हैं, तो दिमाग में रखना है कि ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी की जो 3 समितियों का नाम हमने बताए थे, एक बार रिपीट करवाते हैं कौन कौन सी समिति थी। सबसे पहली समिति थी 1957 में आई, कौन सी, बलवंत मेहता समिति। ठीक है, फिर 1977 में आई अशोक मेहता समिति। फिर उसके बाद में 1986 में आई कौन सी, यहाँ पे एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, है ना, एल.एम. सिंघवी समिति। उसके बाद में 1988 में आई यहाँ पे कौन सी, पी.के. थुंगन समिति। तो ये 4 समितियों का नाम आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संवैधानिक दर्जा देने की बात सबसे पहले किस समिति में की गई थी, तो सभी को पता होना चाहिए 1986 में एल.एम. सिंघवी ने ये बात बोली थी। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसकी शुरुआत का एक फर्स्ट स्टेप माना जाता है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस्टेब्लिश कब हुआ था, आपने आपको बताया था 2 अक्टूबर 1952 को नागौर से सबसे पहली बार यहाँ पे हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, तो ये पूरी रही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था का डेवलपमेंट हुआ। अब इसके जो प्रावधान हैं हम एक एक करके उनको समझते हैं। प्रावधान, ठीक है, अब प्रावधान में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रावधान में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संविधान संशोधन जब हुआ तो संविधान में कौन कौन से बदलाव आए, कौन कौन से इसमें चेंजमेंट किए गए। इसमें 4 चेंजमेंट हैं टोटल। कौन सा, सबसे पहले तो 9वां एक भाग जोड़ दिया गया। ठीक है, 9वां भाग ऐड हो गया। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे 11वीं अनुसूची जोड़ दी गई। ठीक है भैया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 16 आर्टिकल जोड़ दिए। 16 आर्टिकल कौन कौन से हैं अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और उसके बाद में यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन के तहत ही 29 विषय इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए। तो कुल मिला के इसमें 4 संशोधन किए गए। ठीक, और पहला राज्य कौन सा बन गया, एमपी बन गया। डन। अब उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे इसके प्रावधान रियलिटी में कौन कौन से थे। ठीक, अब इसके प्रावधान के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो आर्टिकल आता है वो आता है 243। ठीक है, 243 आर्टिकल में क्या बोला गया है, इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। अब परिभाषाएं किस किस की, जिला,
ग्राम सभा, मध्य स्तरीय सभा या फिर मतलब कि जो ग्राम पंचायत होती है उसकी क्या क्या डेफिनेशन होगी, इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे स्टार्टिंग होती है 243A, और जहाँ पर 243A B C D लगा होगा, समझ लेना वो चीज़ संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई है, मूल रूप से वो शामिल होती नहीं है। अगर कोई भी आर्टिकल के पीछे 1 2 3 4 ABCD अगर लगी हो तो फिर उस कंडीशन में जाहिर सी बात है वो संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई है, क्योंकि इसके अलावा अगर ऐसी ही आवश्यकता होती तो पहले से इसको ऐड कर देते तो पूरे का पूरा जो आर्टिकल होता है उसी का नाम उसको दे दिया जाता है, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया जिस कारण से ABCD नाम दिया जाता है, जिस कारण से समझने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो आर्टिकल 243A आया और इसमें क्या प्रावधान था, ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, और ये जो शक्ति है ग्राम सभा के गठन करने की किसको प्रोवाइड की गई थी, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा को। ठीक है भैया, हो गया। और इसमें एक बात बोली गई कि पंचायत में कुल मिला के 4 बैठकें होंगी और ये 4 बैठक एक साल में होनी अनिवार्य है। कब कब होंगी, 1 जनवरी में, 1 अप्रैल में, 1 अगस्त में और 1 अक्टूबर में। इस प्रकार से 4 बैठकें होंगी। ठीक है, 3-3 महीने के अंतराल में 4 बैठकें होंगी। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे 243B आता है। 243B इसमें क्या है कि पंचायतों का गठन कौन सा, त्रिस्तरीय होगा। ठीक है, 243C आता है। सी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे संरचना के बारे में दे रखी है कि आखिरकार कहाँ कहाँ संरचना की इसके किस तरह से इसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। 3 प्रकार बताए थे हमने आपको, एक जिला लेवल पे, एक विकासखंड लेवल पे, एक ग्राम पंचायत लेवल पे। ठीक है, तो सी का मतलब यहाँ पे संरचना से अपन बोल सकते हैं। उसके बाद में फिर आता है डी। तो डी में क्या है, यहाँ पर डी में रिजर्वेशन की बात की गई है। SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, और महिलाओं को भी यहाँ पे कितना % रिजर्वेशन दे रखा है, यहाँ पे 50% के अराउंड रिजर्वेशन दे रखा है। कहाँ पे, MP में। ठीक, उसके बाद में ई आता है। अब ई में क्या है, यहाँ पे आप जोड़ते हैं ना, 5 हो गए हैं ना, तो कुल मिला के 16 आर्टिकल हम यहाँ पे पूरे का पूरा विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ई से अपन बोल सकते हैं ईयर, है ना, ईयर। तो यहाँ पे 5 साल होते हैं, है ना, 5 साल का इनका कार्यकाल होता है और 6 माह के अंतर्गत अगर किसी प्रकार से वो सीट खाली होती है तो चुनाव करवाना आवश्यक होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में कौन सा आएगा, अब आएगा एफ़। एफ़ का मतलब होता है फेल, है ना, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। फेल का मतलब क्या होता है, उसकी अयोग्यताएं क्या क्या होंगी। अयोग्यताएं मतलब यहाँ पे न्यूनतम जो एज है कितनी होना चाहिए, एक पंचायत जो मतलब कि सरपंच है उसको बनने के लिए 21 होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में ऐप के बाद आता है जी। जी का मतलब होता है गोल या फिर अधिकार या फिर शक्तियाँ। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के 29 यहाँ पे विषय दे रखे हैं कि इनको क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या इनकी शक्तियाँ होंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे, एच हो गया, सॉरी जी हो गया, जी के बाद एच आता है। एच का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कर और वित्त, इसका कहाँ से प्रावधान होगा। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने यहाँ पर 3 स्रोत उनके बताए हैं, कौन कौन सा, एक तो कर हो जाएगा, दूसरा अनुदान और तीसरा ऋण। 3 तरीके से ये अपना वित्त प्राप्त कर सकते हैं, जिसके तहत ये अपने मतलब कि जो भी इनको समस्याएं होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, उनको ये मूर्त रूप प्रोवाइड करवा सकते हैं और इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना धन के कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता, है ना। अब उसके बाद में आता है आई। अब आई में क्या है, आई में एक प्रावधान है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है, राज्य वित्त आयोग के बारे में। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है प्रति 5 ईयर में होगी और कौन करेगा, ये गवर्नर करेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड करते हैं कि स्टेट और पंचायत या फिर नगर पालिका के बीच में कितने कितने पैसे डिवाइड करना है, तो ये इस आर्टिकल के तहत यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आई के बाद आता है जे। जे का मतलब होता है लेखा परीक्षण। ठीक है, लेखा परीक्षण किस किस चीज़ का करना है, ये कौन तय करेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली तय करेगी। ठीक है, उसके बाद में आता है के भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में क्या दे रखा है, यहाँ पे निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और इस बार 2022 में क्वेश्चन भी आया था कि निर्वाचन आयोग की इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1 फ़रवरी को हुआ, कब, 1994 को, है ना, ये आपको याद रखना है। जब कोई अधिनियम बन के आएगा और अगर किसी चीज़ का हमें चुनाव करवाना है तो उसके लिए एक निर्वाचन आयोग चाहिए ना, तो तभी ये निर्वाचन आयोग MP में निकल कर आया, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, के हो गया, के बाद में आता है एल। एल का मतलब क्या होता है,
प्रेसिडेंट अगर चाहें तो इसको यूटी में भी आगे बढ़ा सकते हैं। यूटी मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, अगर वो चाहें तो इसमें भी इसको मतलब कि मान्यता दे सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। एल के बाद आता है एम। एम में क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इसको लागू करने से पहले हमें राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसको आर्टिकल 244 के तहत प्रेसिडेंट के द्वारा जनजातीय जो क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अभी मणिपुर जो है उसमें 2 समुदाय होते हैं, उसमें 2 मतलब जनजातियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो मैती और दूसरा है कुकी। और जो मतलब कि कुकी समुदाय है वो पर्वतीय क्षेत्रों में रहता है और उनको जो है आरक्षण प्रोवाइड करवाया गया है ना। और उनको आरक्षण है, SC ST का उनको कैटेगरी से प्रोवाइड करवाया गया था। तो पर उस कंडीशन में यहाँ पे उनको छूट प्रोवाइड की गई है। इसके बाद में जो आर्टिकल है वो आता है एन। एन का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, अब देखो ऐसा है, अगर हम MP में देखेंगे तो 1958 में एक समिति आई थी जिसका नाम था काशी प्रसाद पांडे समिति। इसके बाद में मध्य प्रदेश में पंचायत से संबंधित कुछ कार्यकलाप स्टार्ट हो गए थे, अब उसके भी कुछ ना कुछ प्रावधान होंगे। तो ये बात बोली गई थी कि उन प्रावधान से जो अभी नया जो एक्ट लेकर आया गया है 1992 में, इस प्रावधान को एक्सेप्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, न्यू एन से मतलब समझ सकते हैं, न्यू जो एक्ट है उसको एक्सेप्ट अपन को करना है। ठीक है, उसके बाद में लास्ट आता है ओ। ओ का मतलब यहाँ पर साधारण सा यहाँ पे ये है कि न्यायालय किसी प्रकार की जो भी कार्रवाई होगी या फिर प्रक्रिया होगी निर्वाचन से संबंधित, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये है यहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसको सेपरेशन ऑफ पावर है आर्टिकल 50, उसका यहाँ पे हवाला दिया जाता है। ठीक भी है। फिर उसके बाद में इसी से संबंधित एक और चीज़ संबंधित है, हम इसको समझ लेते हैं। PESA पेशा बोलते हैं, 1996 में इसको लेकर आया गया। इसका जो फुल फॉर्म रहेगा पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया। ठीक है, तो ये बहुत मतलब कि पंचायत को जो एक्सटेंशन करना है कहाँ पर, शेड्यूल एरिया की तरफ। ठीक है, तो इसके लिए ये लेकर आया गया था और इसको जो बनाया गया हुआ था 24 दिसंबर को 1996 को इसको लेकर आया गया था। तो ये डेट ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हमें समझना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। कभी कभी पेशे का जो पेशा है उसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो पंचायती राज अधिनियम लेकर आया गया है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं रहने वाली हैं, है ना। तो इसकी जो विशेषताएं हैं यहाँ पर हम उसके गुण बोल रहे हैं, वो क्या क्या हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहला तो ये है, इसको संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड करवाया गया है ना। तो संवैधानिक दर्जा जिसको प्रोवाइड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसको बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। दूसरा, यहाँ पे ये जो विषय रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट का विषय रहेगा। ठीक। तीसरा, सभी राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू होगी। कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि अपन पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे कभी 2 स्तरीय है, कभी मतलब कि 4 स्तरीय भी है, तो वो अलग अलग बात होती है। बाद बाकी एक्सेप्शन पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, जो सभी जगहों में लागू होती है उसी पर बात कर रहे हैं, है ना। और जो नियुक्ति के बारे में फिर है कि नियुक्ति के बारे में क्या है इसकी विशेषता कि 5 साल के लिए नियुक्ति होगी और अगर किसी कारणवश वो पद खाली हो जाता है तो 6 माह में चुनाव हो जाएंगे। नीति निर्माण में आसानी होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, महिलाओं के लिए अलग, SC ST OBC के लिए अलग कर दी गई है। तो इनकी विशेषताएँ हैं और वित्तीय अधिकार भी सुरक्षित कर दिए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे संशोधन कर सकती है, ये भी बात इसमें बोली गई है। 29 इसमें विषय शामिल कर दिए गए हैं, 16 आर्टिकल इसके अंतर्गत हैं और स्वयं ये अपना निर्णय ले सकती है। ये सभी इसकी विशेषताएँ या फिर इसके गुण हम बोल सकते हैं। अब जब जाहिर सी बात है कोई चीज़ बनी है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो यहाँ पे दोस्त तो होंगे या फिर कुछ ना कुछ आलोचनाएं उसकी होंगी। अब वो आलोचनाएं क्या हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं जो राजनीतिक दल हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो भूमिका है उसके बारे में हमें स्पष्ट परिभाषित नहीं किया गया है। और जो पंचायत लेवल पर जितने भी लोग अपना चुनाव लड़ेंगे उनके कोई भी मिनिमम जो योग्यता है उसको नहीं रखा गया है। कम से कम एक शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए थी जिसके बेस पे वो चुनाव लड़ते हैं ना। उसके बाद में क्या होता है, राज्य पर वो वित्त के लिए टोटली डिपेंड रहते हैं। जिस तरीके से राज्य सेंटर पर डिपेंड रहते हैं उसी प्रकार से जो पंचायत यहाँ पर मतलब कि जो नगर पालिका वगैरह नगर निगम वगैरह होती हैं वो डिपेंड किस पे रहती हैं, वो राज्य पर डिपेंड रहती हैं। तो ये भी इसकी एक कमी खामी है। चौथा यहाँ पे अगर हम पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या है
कि वित्त तो कम है, ठीक है, वित्त कम है, लेकिन कार्य का जो बोझ है वो अत्यधिक होता है इनके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे न्याय से संबंधित इसमें यहाँ पे कोई भी मतलब कि ऐसी कोई संस्था प्रोवाइड नहीं की गई है कि अगर ग्राम स्तर पे कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो पुलिस कंडीशन में यहाँ पर न्याय व्यवस्था प्रोवाइड करवा दी है। हालांकि इससे संबंधित कई कई सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा धीमी गति से काम कर रहा है। और बाद बाकी का ओबीसी जो अभी मुद्दा उठ भी रहा है ना, जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, ओबीसी से संबंधित जो स्पष्ट कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि इनको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसमें अभी आरक्षण ढंग से इनको दिया नहीं जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं निष्कर्ष की, कि हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, है ना। निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो निष्कर्ष में क्या होगा, देखो 73वां संविधान संशोधन लेकर आए, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ और वो डायरेक्ट जनता जो है वो अपना नेतृत्व करने की उनके अंदर भावना डेवलप्ड हो गई। काफ़ी ज़्यादा सुधार किए गए, लेकिन कुछ ऐसे सुधार हैं जो एमपी लेवल पे भी किए गए हैं, ठीक है। जैसे एक तो है राइट टू रिकॉल, है ना, राइट टू रिकॉल है। उसके बाद में यहाँ पे ग्राम स्वराज कार्यक्रम लेकर आया गया था 26 जनवरी 2001 को, तो वो भी एक अच्छा स्टेप था। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया, ठीक है। पंच परमेश्वर योजना लेकर आई गई थी, जिसके तहत मतलब कि एक मुश्त राशि देने का प्रावधान किया गया था। 2013 से इसको लागू कर दिया गया। तो ये सभी निष्कर्ष को शामिल करते हुए बोलना है कि काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है, काफ़ी कुछ हो चुका है और अभी कुछ करना बाकी है। बाद बाकी का आप समझदार हैं कि आपको क्या करना था, क्या नहीं करना था, है ना। और इसी के साथ चलिए ख़त्म करते हैं अपना ये टॉपिक्स। आप बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर कोई भी कमी लगती है तो फिर वो भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।